दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी में ये तीसरी यूनिट पे हम लोग आ गए हैं। केवल 8 यूनिट है और आपका डिस्क्रिप्टिव भी खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा। तो ये तीसरा डिस्क्रिप्टिव वन शॉट है जिस यूनिट का नाम है डीएनए डायग्नोस्टिक्स। आपने सुन रखा होगा, आपके मोहल्ले में करीब करीब डायग्नोस्टिक्स करके दुकानें होती हैं जहां पर आप क्या करते हो, कभी ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हो। यानी ओवरऑल डायग्नोस का मतलब होता है एनालाइज करना। यहां पर हम लोग किसे एनालाइज करेंगे? डीएनए को एनालाइज करेंगे भाई। ठीक है, आपकी तरफ कोई ऐसी दुकान है तो कमेंट करके बताइएगा। तो डायग्नोज में हम लोग करेंगे क्या, जरा समझिए। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, यानी इसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स की एनालिसिस करेंगे। पहली जो 2 यूनिट्स थी उसमें हम लोग क्या करते थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। मॉलिक्यूल्स को काटते थे, पीटते थे, जोड़ते थे, नए जीन को लाते थे, उसे मैनिपुलेट करके वेक्टर की हेल्प से ऐड करते थे। ये सब पहली 2 यूनिट्स में करते थे। यहां उसे हम लोग एनालाइज करेंगे भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें डीएनए एनालिसिस की माध्यम से जेनेटिक डिजीज, जो जीन संबंधी बीमारियां हैं, भैया आप जीन को मैनिपुलेट तब करोगे ना जब आपको पता चलेगा कि जीन गड़बड़ है। तो वो किससे करोगे? तो भैया डायग्नोस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जेनेटिक जो बीमारियां हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, म्यूटेशंस हैं, इस तरीके की जो भी दिक्कतें हो रही हैं उन सब का हम लोग पता लगाएंगे डायग्नोस करके। पहले कैसे पता लगाते थे? पहले सिम्टम से, लक्षण देख के लग रहा है हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, और टेस्ट किए जा सकते बायोकेमिकल वगैरह। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज हम लोग डीएनए लेवल एनालिसिस से जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें अर्ली, जल्दी पता लगा सकते हैं। यानी अगर कोई पूछे इसका एडवांटेज क्या है, तो ये एडवांटेज है कि जल्द से जल्द हम लोग बीमारियों को डायग्नोज कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया, आइए देखते हैं। तो हमने लिखा इंपॉर्टेंस इसकी कई क्षेत्रों में हो रही है। जैसे जो भी जेनेटिक बीमारियां हैं उन्हें आप डिटेक्ट कर सकते हो। कैंसर वगैरह अगर हो रहा है उसे डायग्नोस कर सकते हो भाई। उसके अलावा फॉरेंसिक है, क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह है, वो सब इसी में आता है भाई। ठीक है, तो ओवरऑल इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। माता पिता के जो लक्षण हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप इससे पता कर सकते हो। इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जो इन्फेक्शन से बीमारियां हो रही हैं, उसे भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। इसका प्रिंसिपल क्या है भाई? तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है डीएनए सीक्वेंस, जो वेरिएशंस हो रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जीन में बदलाव आ रहे हैं, जो डीएनए में बदलाव आ रहे हैं, जो वेरिएशंस आ रहे हैं, उन्हें डिटेक्ट करना ही इसका प्रिंसिपल है भाई। ठीक, अगर डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज हो जाए, यानी मान लिया म्यूटेशन हो गया, डिलेशन हो गया, इंसर्शन हो गया, या फिर सब्स्टिट्यूशन हो गया, कुछ कम हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, ठीक, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इस तरीके का अगर कुछ भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई वेरिएशन दिखाई दे रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि भैया जीन में गड़बड़ी हो रही है, डीएनए में दिक्कत हो रही है। तो इससे डिजीज डेवलप हो सकती है अगर इस तरीके के कोई भी चेंज आए। जैसे कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है। ये जितनी भी बीमारियां होती हैं इन सब में स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन हो जाता है, जिसे डीएनए एनालिसिस के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। यानी ओवरऑल अगर डीएनए में आपको कोई भी बदलाव दिख रहा है, कोई चेंज दिख रहा है, कोई वेरिएशन दिख रहा है, तो वो वेरिएशन को हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि उन वेरिएशन की वजह से ही बीमारियां हो सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा, लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ऐसा है हमारा सर में बहुत दर्द रहता है, तो डॉक्टर कहेगा सर में दर्द रहता है, इसका मतलब ये दिक्कत हो सकती है, काम करो खोपड़ी का सीटी स्कैन कराओ जाके। समझ गए? पुराने जमाने में तो सीटी स्कैन नहीं होता था भाई, तो पुराने जमाने में आदमी अंदाजे से ही देता ना। वैद्य जी कहते थे ये दवाई खाना, ठंडी चीजें मत खाना, ठीक हो जाओगे। तो इस तरीके से ये चेंजेस अगर होते हैं कि डिलेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, यानी ओवरऑल तब कोई बीमारी हो सकती है। अगर हो सकती है तो बीमारियों का हम लोग पता लगा सकते हैं। सोर्सेस ऑफ डीएनए सैंपल, जब डीएनए की आप टेस्टिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, तो उसका सैंपल लेना पड़ेगा ना। कहां से सैंपल लोगे यार? तो मान लिया डीएनए, बाल तोड़ लिया, बाल से डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लार से डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे सैंपल्स हैं। तो डीएनए डायग्नोस्टिक्स के लिए हम लोग कई बायोलॉजिकल सैंपल से ले सकते हैं, जैसे ब्लड है, खून से ले सकते हैं, लार सलाइवा से ले सकते हैं, ठीक है, हेयर है, स्किन है, बोन मैरो है, इस तरीके के जो फ्लूइड वगैरह हमारे शरीर में होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह, इन सब से हम लोग सैंपल से डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं। कई मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम लोग इसे एनालाइज कर सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद डीएनए का आइसोलेशन होता कैसे है भाई, ये भी पूरा एक प्रोसेस है। तो कैसे आइसोलेट होगा? तो इस प्रोसेस में सेल से डीएनए को अलग करा जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सेल लाइसिस होगी। पहले जो 2 वन शॉट दिए हमने उसमें सेल लाइसिस को बोला भी था, बताया नहीं था इसके बारे में। तो सेल लाइसिस में क्या होता है? देखो, सेल यानी कोशिका, कोशिका के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे डीएनए जो है वो बाहर आ जाता है। अब जब डीएनए बाहर आ गया
तो इसे एंजाइम्स की मदद से, डिटर्जेंट्स की मदद से हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक, ये मतलब जो झिल्ली को तोड़ने का काम है ये एंजाइम्स करेंगे। फिर रिमूवल ऑफ प्रोटीन, फिर इसमें जो भी प्रोटीन की मात्रा होगी उसे भी अलग किया जाएगा। प्रोटीन्स को भी एंजाइम्स की हेल्प से हम लोग रिमूव कर देंगे। फिर डीएनए का प्रेसिपिटेशन करेंगे। प्रेसिपिटेट समझते हो, प्रेसिपिटेट गाढ़ा गाढ़ा नाक जैसा समझ लो। और क्या एग्जांपल बताएं तो गाढ़ा गाढ़ा डीएनए को हम लोग एल्कोहल की हेल्प से प्रेसिपिटेट कर देते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ले आते हैं और आखिरी में प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी इसमें जो भी इंप्योरिटीज होती हैं उन्हें क्लीन कर दिया जाता है और इनके बाद डीएनए एनालिसिस के लिए रेडी हो जाता है। यानी सरल भाषा में 4 स्टेप हुए। सबसे पहले जो सेल है उसे हमने सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अलग कर लिया, उससे प्रोटीन को अलग कर दिया, प्यूरिफिकेशन कर दिया, मतलब शुद्ध कर लिया और शुद्ध करने के बाद में लास्ट में डीएनए एनालिसिस के लिए रेडी हो जाता है भाई। ठीक है, फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये अपने आप में एक टॉपिक है और पेपर में जरूर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, इसे शॉर्ट में हम लोग पीसीआर भी बोलते हैं। पॉलीमरेज का मतलब पी, चेन रिएक्शन यानी पीसीआर भी हम लोग इसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो पीसीआर भी, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो पीसीआर है। पीसीआर का यूज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की लाखों कॉपीज बनाने के लिए। ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस क्या है तो हमने आपको बताया पिछले वन शॉट में कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है तो हमने आपको बताया अगर डीएनए में कोई दिक्कत है तो अच्छी क्वालिटी का जीन, अच्छी क्वालिटी का डीएनए एक फॉरेन डीएनए लेके आते हैं वेक्टर की हेल्प से और इसमें इंसर्ट कराते हैं आके। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है या स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, इसकी मल्टीपल कॉपीज को बनाने के लिए पॉलीमरेज, पॉली मतलब ये होता है बहुत सारी, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे सबसे पहले कैरी मुलिस ने डेवलप किया था 1983 में। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं भाई तो एक तो टेम्पलेट डीएनए होगा, जिस डीएनए के साथ में आपको खिलवाड़ करना है। प्राइमर्स होंगे, ठीक, प्राइमर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, आगे अभी पूरा नीचे प्रोसेस बताएंगे। डीएनए पॉलीमरेज होगा जो सीधी सी बात है पॉलीमर बनाने में मदद करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और बफर सोल्यूशन होगा। बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनकी एसिडिटी या बेसिसिटी निश्चित होती है, अम्लता क्षारकता बदलती नहीं है भैया। ठीक है, तो अब पीसीआर के क्या स्टेप है, सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन का मतलब होता है तोड़ना। आपको डीएनए के साथ में खिलवाड़ करना है तो आपको डीनेचुरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें टेंपरेचर 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेंपरेचर ले जाते हैं। इससे डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है भाई, सीधी सी बात है डीएनए को तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, 2 पिलर होते हैं, दोनों टूट के अलग हो जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर भैया इसकी एनीलिंग करेंगे। एनीलिंग में क्या होगा, टेंपरेचर 50 से 65 रह जाएगा। इस स्टेप में अभी आपको ऊपर बताया प्राइमर्स होते हैं, वो प्राइमर आके डीएनए टेम्पलेट से जुड़ जाएंगे आगे, यानी जो हमने यहाँ तोड़ ताड़ के अलग करा है उससे आके प्राइमर्स जो है वो जुड़ जाएंगे। अब जब प्राइमर्स जुड़ जाएंगे तो एक्सटेंशन होगा, टेम्परेचर 72 कर दिया जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज जो होंगे, अभी आपको बताया पॉलीमरेज का यूज होगा। पॉलीमरेज क्या करेगा, प्राइमर से जुड़ेगा और नए डीएनए स्ट्रैंड्स को बनाने का प्रोसेस शुरू कर देगा और इस तरीके से जो 2 डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग हुए थे वो दोबारा से नया डीएनए बना लेंगे, यानी दोबारा से ग्रोथ करके नए डीएनए बन जाएंगे, यानी 1 से 2 होगा। इस तरीके से 2 से 4, 4 से 8 और इस तरीके से रेप्लिकेशन होता जाएगा। यह साइकिल 25 से 35 बार रिपीट होता है, जिससे डीएनए एम्पलीफाई हो जाता है। एम्पलीफिकेशन हो जाता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को बढ़ा देना। जैसे अगर हम नॉर्मली बोल रहे हैं तो आवाज केवल यहां तक है, लेकिन अगर हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो यहां एक एम्पलीफायर रखा हुआ है, माइक लगाते हैं। एम्पलीफायर मतलब प्रवर्धक, जो आवाज को बढ़ा दे, प्रवर्धित कर दे। उसी तरीके से यहां पे एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है, जो डीएनए को बढ़ा रहा है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है भाई। ठीक है, उसके अलावा एक टॉपिक है डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं। तो डीएनए प्रोब्स एक शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट होता है, यानी डीएनए प्रोब्स भी सरल भाषा में कहें तो जैसे डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड का एक फ्रेगमेंट है जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करता है। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस मतलब वही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो स्पेशल टाइप से बना हुआ डीएनए है उससे ये जुड़ता है, उससे जुड़ने का काम करता है। ये रेडियो एक्टिव फ्लोरेसेंट लेवल को टैग्ड होता है भाई। ठीक है, यानी ये जो डीएनए प्रोब्स हैं ये रेडियो एक्टिव लेवल पे होते हैं, थोड़ा सा स्पेशल टाइप की इसमें वेव्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीजें। फंक्शंस क्या होते हैं इनके, तो इनका यूज होता है स्पेसिफिक जीन डिटेक्शन में, यानी अगर कोई ऐसी जीन है जो विशेष है उसे डिटेक्ट करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अलग से हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल स्पेसिफिक जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी जब प्रोब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब स्पेसिफिक टाइप के डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करता है, जुड़ता है, तब हम लोग आसानी से सिग्नल को पहचान सकते हैं, सिग्नल हमें मिल जाता है भाई। ठीक है, फिर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो अभी आपको बताया
स्पेसिफिक टाइप का जो डीएनए होगा उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे। और अगर दो डीएनए, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा लक्षण आ जाना। किसी के पिताजी लंबे हैं, किसी की मम्मी बौना है, या मम्मी लंबी है पिताजी बौना है, तो दोनों का जो बच्चा होगा वो हाइब्रिड होगा, संकर होगा, दोनों के लक्षण है भाई। तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दो डीएनए जब आपस में बाइंड करेंगे, इस प्रिंसिपल का यूज कई मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स में किया जाता है, जैसे साउथर्न ब्लॉटिंग है, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग है, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन से साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक जीन सीक्वेंसेस को डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउथर्न ब्लॉटिंग, क्या होता है, खूब पूछा जाता है भाई। तो ये वो टेक्निक है जिसका यूज करके स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम पता कर सकते हैं। जो विशेष तरीके के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें ज्ञात करने के लिए साउथर्न ब्लॉटिंग, पेपर में कई बार आया हुआ है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडविन साउथर्न ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इनके नाम पर इसे साउथर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करा जाएगा, अलग करा जाएगा, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वैसे ही जैसे हमने पिछले 2 वन शॉट में आपको बताया है। रिस्ट्रिक्शन वाला क्या करेगा, काटने का काम करेगा, रिस्ट्रिक्शन करेगा। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, जेल होता है, घुमाया जाता है, बड़े डीएनए मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, छोटे अलग हो जाते हैं। फिर डीएनए जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर, फिर डीएनए में प्रोब हाइब्रिडाइजेशन होगा और आखिरी में डिटेक्शन ऑफ डीएनए बैंड्स, यानी जो भी डीएनए के कायदे के बैंड्स होंगे जो हमारे लायक होंगे उन सबको हम लास्ट में डिटेक्ट कर सकते हैं। इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो जितनी भी बीमारियां होती हैं जीन संबंधी, उन सबको पता कर सकते हैं, जीन को पता कर सकते हैं, म्यूटेशन की भी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा डीएनए सीक्वेंसिंग है। सीक्वेंसिंग का मतलब ही क्या होता है, सीक्वेंस मतलब क्रम में, सबको बता चुके हैं। डीएनए में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है भैया बेस होगा, बेस के साथ में शुगर होगी और शुगर के साथ में फास्फेट ग्रुप होगा मेरे भाई, ठीक है। इस पूरे को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इसमें क्या सीक्वेंस रहने वाला है, इस सीक्वेंसिंग को ही हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो सरल भाषा में हमने लिखा है डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक से डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एग्जैक्ट ऑर्डर डिटरमाइन करा जाता है। इस मेथड को किसने दिया था, तो फ्रेडरिक सेंगर नाम का एक व्यक्ति है, उसने डेवलप किया था। इससे साइंटिस्ट जीन स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं, म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, जीनोम को भैया आसानी से मैपिंग इसकी कर सकते हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, न्यूक्लियोटाइड का एग्जैक्ट ऑर्डर बताने की टेक्निक है भाई, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंट देखो कभी भी किसी के भी मैच नहीं करते हैं भैया, ठीक है। तो जब नहीं, जो एग्जैक्ट लेवल के ट्विंस हैं, मतलब जो जुड़वा बच्चे हैं, उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल, हमने यहां पे लिखा हुआ है जो आइडेंटिकल ट्विंस है भाई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज इंडिविजुअल डीएनए पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक को एलेक्स जेफरी ने डेवलप किया था। हर व्यक्ति का डीएनए पैटर्न यूनिक होता है। अगर हम छोड़ दें आइडेंटिकल ट्विंस को तो लगभग सभी का जो भैया डीएनए पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। ये किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, तो भैया ये प्रिंसिपल है VNTR सीक्वेंसेस। क्या मतलब होता है इसका, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, यानी कोई भी नंबर आपको रिपीट नहीं दिखेगा ओवरऑल। चाहे आप कितने भी लोगों को उठा के देख लो, सबका जो डीएनए पैटर्न होगा, डीएनए सीक्वेंसेस होंगे, अलग अलग होंगे। यहां पर हमने नहीं लिखा है कि इनका उपयोग कैसे होता है, लेकिन भैया जो क्रिमिनल वगैरह है उनका, अगर आप जैसे मान लिया कहीं पर चेक करना है कि किस तरीके, कौन किन्ने चोरी करी है, किन्ने मर्डर किया है, आपने देखा सीआईडी वगैरह देखा होगा, तो वहां पर कहते हैं फिंगरप्रिंट उठा लो यहां से। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए डायग्नोस्टिक्स, ये जो यूनिट है इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं भाई। तो सबसे पहले तो जो जेनेटिक बीमारियां हैं, जो जीन से संबंधी बीमारियां हैं, तो डीएनए को एनालाइज करके जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारी आपको आसानी से बीमारियां पता चल जाएंगी। इसके अलावा भैया जितने भी बीमारियां फेटस में जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जो माता पिता से आ रहे हैं, उन सबको भी आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हो। जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जो बीमारियां हो रही हैं इन्फेक्शन से, तो पीसीआर से जो पैथोजेंस हैं उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे इन्फेक्शन हो रहा है। HIV है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, जितने भी हैं भैया, ठीक, चाहे वो एड्स हो जाए, चाहे वो TB हो जाए, इन सब के संक्रमण को पता कर सकते हो। कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो, कैंसर सेल्स में डीएनए म्यूटेशन डिटेक्ट करके आराम से डायग्नोस करा जा सकता है। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो कैलोन कैंसर हो, कोई भी जीन्स हो, आसानी से हम लोग कैंसर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल होता है। अभी हमने आपको बताया जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, क्रिमिनल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, या माता पिता से रिलेटेड चीजें हो, या फिर जो सरल भाषा में कहते हैं नहीं, मान लिया बम फट गया कहीं पर, भगवान ना करे कहीं ऐसा हो, लेकिन बम फट गया, आप शक्ल वगैरह नहीं पहचान में आ रही, तो जो विक्टिम्स हैं
डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, तो जो विक्टिम्स है, जो पहचान में, जिनकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही है, उन्हें भी हम लोग फिंगरप्रिंटिंग से पहचान सकते हैं भाई, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो एक्यूरेट होता है, ठीक है, जल्दी बीमारी का पता चल जाता है, जल्दी रैपिड मतलब जल्दी से डायग्नोस कर सकते हैं, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें, लिमिटेशंस की बात, तो महंगा है भाई, सीधी सी बात। स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज, यानी हमें अलग अलग प्रयोगशालाएं चाहिए होंगी भाई, ठीक है। उसके अलावा एथिकल कंसर्न्स भी हैं भैया, किसी पौधे के ऊपर किसी के डीएनए के साथ साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो एथिकल इश्यूज तो रहते हैं भाई। कंक्लूजन की बात करें तो जो डीएनए डायग्नोस्टिक्स है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक पावरफुल टूल है, जो जेनेटिक डिजीज डिटेक्शन हो गया, पैथोजन आइडेंटिफिकेशन हो गया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल है। और फ्यूचर में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी एक रेवोल्यूशन बनने वाला है भाई, ठीक है। तो ये तीसरी यूनिट है भाई, ये गागर में सागर भरने वाले वन शॉट है। कल सुबह आपको इनके 100 से 150 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे देंगे और जाके आप आराम से पेपर दे आना जाके। हम भरोसा दिला रहे हैं भाई, जो आपको वन शॉट दे रहे हैं, अगर आप पढ़ लेते हो, हमने पहले ही कहा मेरा सपना है हम 90 दिन की एक ऐसी सीरीज बनाएं जिसमें बच्चे का 2nd का, 4th का, 6th का ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो पेपर हो, बच्चा जाए और जाके पेपर दे आए भाई, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट नहीं है जूलॉजी बॉटनी वगैरह, हम हमेशा कहते हैं, लेकिन आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की चिंता कर रहे हो, बिल्कुल चिंता ना करो भाई। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स तो भैया 14 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। हाँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, ऑब्जेक्टिव भी बना रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव भी बना रहे हैं, 2 प्लेलिस्ट हैं, दोनों को देखिए। चाहे तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, वहां पर पीडीएफ वगैरह सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। ये 3-4 वीडियो बन गई, आज सब अपलोड हो जाएंगी, एक जगह मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई अलग अलग। और बाकी फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है BD Academy BSc, उसे जरूर ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो आएगी वहां पर शेयर कर दी जाएगी, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू भाई, धन्यवाद।